कहीं पर कोई मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क के साए से आजादी चाहता है क्योंकि वो साया दहशत वाला है। कहीं कोई किसी मुल्क का हिस्सा है जो अब उस मुल्क का हिस्सा बने इसलिए रहना नहीं चाहता क्योंकि उसे हमेशा यह लगता है कि उसके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता रहा है और उसके संसाधनों की केवल लूट हुई है। और कहीं कोई मुल्क है जहां के बाशिंदों को यह लगने लगा है कि जिस तरह के हुक्मरान उन्होंने चुने उन्होंने तो सांसों पर भी पहरा लगाना शुरू कर दिया। इन सब में आजादी के लिए तड़प दिखाई दे रही है। यह आजादी की तड़प अलग अलग तरीकों से मैनिफेस्ट हो रही है। कैसे, कहां, किसकी, आज अड़ी में आपको यह बताऊंगा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जिनके साथ चर्चा होगी। और आज ये जब आप एपिसोड देख रहे हैं, हमारी नए वर्ष में पहली बार मुलाकात हो रही है। आप सबको नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए आपको आज की पहली खबर दिखाता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमलों से कोहराम। मस्काए और आवारान में 3 बड़े हमलों ने दहलाया। बलोच लिबरेशन फ्रंट के हमलों में 5 सैनिकों की मौत। और बलूचिस्तान में विस्फोट से हड़कंप। अगली खबर देखिए। सीबी इलाके में हाईवे पर विस्फोट। पाकिस्तानी पुलिस फोर्स को किया गया टारगेट। धमाके में 5 से ज्यादा लोग घायल। ओपन सोर्स इंटेल का बड़ा दावा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक धमाके में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस पोस्ट को टारगेट किया गया है। यह पाकिस्तान की पुलिस पोस्ट थी। सीबी इलाके में यह हाईवे है जिस पर पाकिस्तान की पुलिस पोस्ट थी जिसको टारगेट किया गया है। बलूचिस्तान में इस विस्फोट से हड़कंप है। खास तौर से पाकिस्तान की जो मशीनरी है, असीम मुनीर के जो लोग हैं, उनमें हड़कंप है इस बात को लेकर कि बलोचों को रोकें तो रोकें कैसे। अगली खबर देखिए। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी का कोहराम। चागमलाई इलाके में क्वाडकॉप्टर से हमला। तो किस किस तरह के रिसोर्सेस है टीटीपी के पास, आप ये भी समझिए। क्वाडकॉप्टर भी उनके पास हैं, कई सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी उनके पास हैं। हमले में पूरी तरह तबाह हुआ मकान। पाकिस्तानी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये अटैक हुआ। पाकिस्तान की जो आर्मी है वहां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। किसी को भी टीटीपी से जुड़ा हुआ बताकर उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और पूरे परिवार को गायब कर दिया जाता है। ऐसा ही एक सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा था जब क्वाडकॉप्टर हमला हुआ और जो हुआ वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, खैबर पख्तूनवा में जो चल रहा है, आप जानते हैं खैबर पख्तूनवा, इसके बहुत सारे इलाके जो ये समझते हैं कि डूरंड लाइन खींचकर पश्तूनों के बीच में, पठानों के बीच में दरार डालने की कोशिश की गई। ये ऐसा ही है जैसे एक परिवार के बीच में से कोई एक लाइन खींच दी जाए और कहा जाए कि अब परिवार के लोग अलग अलग होंगे, कुछ अफगानी कहलाएंगे, कुछ पाकिस्तानी। और ये बात उन पठानों को मंजूर नहीं है और इसीलिए यहां पर आप लगातार ये स्ट्रगल देख रहे हैं। साथ में उधर बलूचिस्तान में बलोच लोगों ने, और हाल ही में मीर यार बलोच, आप जानते हैं एक बड़े बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, बलूचिस्तान के लीडर हैं, और उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि बलूचिस्तान अब एक रिपब्लिक है और बलूचिस्तान के डिप्लोमेटिक वीक के तौर पर वो जनवरी का ये पहला हफ्ता मना भी रहे हैं। मतलब यहां बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारा इलाका ऐसा जो पाकिस्तान की, खास तौर से पंजाबी पाकिस्तानी, उनकी पकड़ से आजाद होने के लिए तड़प रहा है। एयर कॉमोडोर अशमिंदर बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज आज की चर्चा में मेरे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और इसके अलावा डॉक्टर प्रिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ताइवान से जुड़ रही हैं, वो कुछ ही देर में आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगी। और इसके अलावा डॉक्टर वाइल अव्वाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। वाइल अव्वाद साहब से बातचीत करने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि पाकिस्तान के साथ साथ ईरान के हालात पर भी हम उनसे चर्चा कर पाएं, क्योंकि ये तमाम हिस्से ऐसे हैं, तमाम जगहें ऐसी हैं जहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लोग मौजूदा व्यवस्था से नाखुश हैं और अपने आप को उस व्यवस्था से अलग करके आजाद होना चाहते हैं। जरा ये खबर देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। यहां पाकिस्तान के खिलाफ बलोच की ललकार, बलोच नेता मीर यार बलोच का बड़ा दावा। बलोचिस्तान अपनी अलग सेना बनाएगा। बलूचिस्तान बनाएगा थल सेना, नौसेना और वायुसेना। सेना में 5 लाख सैनिकों के होने का दावा भी।
मीर यार बलोच की तरफ से कहा गया है कि बलूचिस्तान अब एक रिपब्लिक है, बलूचिस्तान रिपब्लिक के तौर पर उसको मान्यता दी जाए, इसके लिए वो डिप्लोमेटिक एक एंडेवर भी कर रहा है और तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। जनवरी का पहला हफ्ता मीर यार बलोच के मुताबिक बलूचिस्तान ने इसी बात के लिए डेडिकेट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 5 लाख सैनिक होंगे जो कि हमारे ट्राइड को कंप्लीट करेंगे, हमारी तीनों सेनाओं को कंप्लीट करेंगे। इसमें वायुसेना भी होगी, थल सेना भी और जल सेना भी हमने बना ली है। तो क्या अब पूरी तरीके से बलूचिस्तान अपना अलग वजूद बनाने के लिए लगभग कगार पर है, अलग वजूद बना चुका है, या आज नहीं तो कल ये अलग वजूद होगा? मौजूदा स्थिति को कैसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहले अपने मेहमानों से शुरू करता हूं। मेहमानों को भी नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहल साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये मीर यार बलोच ने एक तरीके से ऐलान कर दिया कि बलूचिस्तान अब आजाद है? देखिए, उन्होंने तो मई में ही अनाउंस कर दिया था कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है। 44% हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है और उसमें उनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी आ जाती है? 6 करोड़ से भी ऊपर नहीं है 25 करोड़ में से। और जब हम देखते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सारे के सारे, उसका कोई फायदा बलूचिस को हुआ है। और जो कहर मचा के रखा हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के अंदर, कहते हैं कि 785 एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुए थे जुलाई के तक, और साथ में उन्होंने कम से कम 90 लोगों की, 121 लोगों की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है वो की है। और जो अगर नवंबर का महीना देखें तो 95 लोग जो है वो एनफोर्स डिसअपीयरेंस के अंदर, और उनके ऊपर टॉर्चर, जिसमें से 26 को जब छोड़ा गया तो बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर हुए थे, और साथ में 20 लोगों को मार दिया। बलूचिस्तान ने 1947 में भी अपनी आजादी नहीं चाहिए थी, अपनी आजादी चाहिए थी, और लेकिन उस समय मीर यार खान किसी भी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान में उनको जुड़ने का फोर्स किया गया। लेकिन अब अपने ओपन लेटर में मीर यार बलूच ने क्लियरली 3 चीजें कही हैं। इन 3 चीजों की तरफ मैं आकर लेकर आऊंगा सर। अभी बहुत सारा आपसे डिस्कशन बाकी है। 800 के आसपास इस साल के अंदर अंदर लोगों का गायब हो जाना, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। 200 के आसपास ऐसी मौतें जो ये बताती हैं कि असल में यहां बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान ने हमेशा यह समझा कि वो दोयम दर्जे के लोग हैं, इसीलिए वहां के रिसोर्सेज की बंदरबांट हुई, लूट हुई, और अब ये बलूचिस्तान चाहता नहीं है। इसीलिए ओपन लेटर, डॉक्टर जयशंकर के नाम ये ओपन लेटर लिखा गया। इसके कुछ और नुआंसेस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत को बलोच का खुला खत। भारत से पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की अपील की गई। बलोच नेता मीर यार बलोच की भारत को चिट्ठी। पाकिस्तान के खिलाफ हम भारत के साथ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम की तारीफ भी की गई। मीर यार बलोच ने कहा कि हम पूरे तरीके से भारत के साथ हैं। अगर पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की मुहिम है तो हम इसमें चाहते हैं कि हम भी इसमें सहयोग करें। डॉक्टर जयशंकर को यह भी कहा गया कि आपने कमाल के तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अब मीर यार बलोच का यह कहना कि हम पहला हफ्ता एक डिप्लोमेटिक वीक के तौर पर मना रहे हैं, जहां बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए हमारी यह मुहिम होगी। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के पास 5 लाख की सेना होगी। ये तमाम ऐलानात, और इसको डॉक्टर इरशाद कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरीके से सत्ताधीशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और इस अनाउंसमेंट को, इस लेटर को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर इरशाद? बहुत शुक्रिया जी। ये ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान कहा करता था लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करने और कराची में फौज घुस गई। हिंदुस्तान की इसी तरह मीर यार बलोच चाहिए। देखिए, बलोची प्यार करते हैं, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, और आर्मी से। मैं हमेशा आपके चैनल पे कहता हूँ, आप जयशंकर जी की बात कर रहे थे, देखिए आप अपने मुल्क की डिप्लोमेसी देखिए, अपने मुल्क को देखिए कि आज खुद से आप लोग हाथ मिलाने पे मजबूर हो गए मेरे अय्याज सादिक साहब के साथ जाकर के बांग्लादेश में। आप ऐसी बातें करने छोड़ रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है। डॉक्टर साहब, आपको मैंने अभी बधाई दी नए साल की, और आपको बधाई दी सर। हम कर्टियस लोग हैं सर, हम कर्टियस लोग हैं, हमको संस्कार सिखाए जाते हैं। दूसरे डिप्लोमेसी का तकाजा, डिप्लोमेसी क्या होती है सर? कूटनीति होती है। आप मुझे पसंद नहीं है, आपका चेहरा पसंद नहीं है, उसके बावजूद मैं आपका एहतराम करूं, यही कूटनीति है। और अगर आप बहुत पसंद भी हैं, उसके बावजूद मैं उसको उतना डिस्प्ले ना करूं पब्लिक में, यही कूटनीति का तकाजा कहता है। तो आप कूटनीति में हाथ मिलाने को बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ना हो जाएं उसमें। नंबर 1 नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अगर मैं आपको नहीं सर, मैं जो आपसे सीधे पूछ रहा हूं, 5 लाख की सेना, और ये नहीं 5 लाख की सेना, और हम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान हैं, हम अपने आप को अलग मानते हैं, और अब हम डिप्लोमेटिक एंडेवर भी शुरू कर रहे हैं कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए।
साथ में हम रोज देखते हैं वहां से कोई ना कोई खबर जहां या तो बलूचिस्तान के लोगों पर आर्मी अटैक कर रही होती है, आर्मी कॉन्वॉय को बलूचिस्तान के लोग उड़ा रहे होते हैं। इस पर टिप्पणी चाहता हूं मैं आपकी। मानवाधिकार के घनघोर वायलेशंस हो रहे हैं वहां, ह्यूमन राइट्स के। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो 5 लाख की फोर्स और बलूचिस्तान अलहदा, ये एक ऐसा अंधे का ख्वाब है जो ख्वाब देखता है लेकिन देख नहीं सकता। अंधे की मिसाल मैं दे दूं आपको। दूसरी बात यह है, आपकी मजबूरी यह है कि दूसरे को बिल्कुल आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं आप। मैं पूरी बात कर रहा था, मैं आपको न्यूयॉर्क की तरफ भी लेकर के आना था। मैं कोई हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर रहा था। मैं पिछले जो 6 माह से आपसे कह रहा था, वो जयशंकर ने साबित किया कि ना जंग आप चाहते हैं ना जंग हम चाहते हैं। जो जंग चाहते हैं उनके गले में पटा डालना चाहिए हमें। जो लड़ना चाहते हैं उनको, जिस तरह की दहशतगर्दी, अगर मेरे बलूचिस्तान में कोई दहशतगर्दी की बात कर रहा है या हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की बात कर रहा है, बीच में आना पड़ता है मीडिया के थ्रू मेरी आदत नहीं है डॉक्टर इरशाद, मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप जब आम को इमली बताने लगते हैं ना तो मेरे को बीच में आना पड़ता है। नहीं, मैं अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता प्लीज। जब आप ये कहने लगते हैं कि हम अमन चाहते हैं, लाहौर बस सर्विस किसने शुरू की थी सर? ये भारत की तरफ से हमेशा एंडेवर रहा है कि आप लोगों के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन आपने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। जब भी हमने संबंध अच्छे करने की कोशिश की है, आपने कभी पार्लियामेंट पे अटैक करवाया है, कभी मुंबई में अटैक करवाया है। बेशर्म सी हंसी भी हमको उसके बाद दिखाई दी है। डोजियर दे के हमने आपके यहां बैठा हुआ है सर हाफिज सईद। आप सर फिर दूसरी तरफ नहीं, फिर आप अगर इधर ले जाएंगे तो मैं आपको लंबा खींचूंगा सर, और फिर आप तैयार रहिएगा। नहीं, मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगा अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे। नहीं, प्रोग्राम क्यों? मजबूरी आप प्रोग्राम अगर आपको सच सुनने से तकलीफ है, अगर आपको सच सुनने से तकलीफ है तो मैं झूठ नहीं परोस सकता सर अपने दर्शकों को, और आप झूठ बोलते चले जाएं और मैं आपको रोकूं नहीं, है मेरा फर्ज नहीं है सर। कौन सा झूठ? नो, पहले सुने, पूरा बोलने दे, फिर आप अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे रोकिए आप। देखें, अगर आपने दोस्ती की बस चलाई तो ट्रेन पे हमला किसने किया? हिंदुस्तान में पूरी ट्रेन चला दी आप लोगों ने। मेरे मुल्क में जो हंगामे, दहशतगर्दी, जो मेरे लोग में धमाके होते हैं, चले आइए, पहलगाम पे चले आइए। अपने लोगों आप कहेंगे वो लोग वहां के थे नहीं, मैं इधर ले जाऊंगा। आप किसी चीज को मानते कहां है सर? डोजियर दे दिया आपको, दिन के उजाले की तरह सबूत दे दिए। बेशर्मों की तरह अगर किसी को मना करना है तो उसको, जो सोने का नाटक करे उसे जगाया नहीं जा सकता। मैं संजय जी के पास जाऊंगा और आपके पास मैं लौटूंगा, लेकिन बलूचिस्तान को लेकर आपने जो कहा कि ये दिन में सपने जैसे देखने जैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके नाक के नीचे कुछ हो रहा है और आप उसको एक्नॉलेज करने से डर रहे हैं? संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये वाकई इतना साधारण है जैसा डॉक्टर इरशाद इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मुझे इरशाद जी से थोड़ा सिंपैथी है कि ये बात पक्की है कि जो पाकिस्तान जो देश चलाता है वो PML नहीं चलाती है, वो तो आर्मी चलाती है। और निश्चित रूप से जब जो ये PML अगर कुछ अच्छा भी संबंध बनाना चाहती है तो आर्मी इनको तुरंत से उलटफेर करके हटा देती है। नवाज शरीफ को 2 बार हटाया, वो इतिहास गवाह है। अब आती है बलूचिस्तान पे। देखिए, एक बहुत सोची समझी रणनीति है ये कि बलूचिस्तान में आज़ादी की जो लड़ाई है और आवाज़ है वो बहुत मुखर होती जा रही है, और पाकिस्तान आर्मी ये बात जानती है कि बलूचिस्तान एकदम स्ट्रांगली रेसिस्ट करेगा और जो अर्बन और ट्राइबल जो डिवाइड है वो और वाइडर होता जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स का वहाँ पर प्रेजेंस को बढ़ा दिया, यानी कि किसको ले आए? चाइना को ले आए, क्योंकि अकेला डील नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से बलूचिस्तान और जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, दोनों आज़ादी के लिए मुखर है। तो दोनों की में से आपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लिया, यानी कि वो जो कॉरिडोर वो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बना दिया। और उसके बहाने वो क्या कर रहे हैं कि इस तरीके के रिजेंटमेंट्स, प्रॉब्लम्स, उनको बंदी बना रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं, ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि चाइना की कल आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय कर दें। और ये बात बहुत दिनों से इनकी एक स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने पे विश्वास नहीं। और वहाँ की जनता, मैं आपको कह रहा हूँ, 6 करोड़ लोग हैं, जो 5 लाख आर्मी, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 करोड़ लोगों की आर्मी है वो, और वो कभी भी पाकिस्तान की आर्मी को मुंह की खा रहे हैं। और इसीलिए ये जो कॉन्फिडेंस की पाकिस्तान में कमी आ रही है, इसीलिए वो चाइनीज आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, ना केवल बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और जो लड़ाई भी यही थी, नवाज शरीफ। ये खबर पहले अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आप जो बता रहे हैं ना, हमारे दर्शकों को ये पर्सपेक्टिव दे दूं पहले, आप उसके बाद कमेंट कीजिएगा। सर, ये बड़ी बात कह रहे हैं संजय जी, जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो खबर आपको पहले बता दूं। चीन पर मीर यार बलोच का ये बड़ा दावा है कि CPEC अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। CPEC पूरा हुआ तो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ेगा। चीन की शय पर पाकिस्तान और अत्याचार करेगा, बलूचिस्तान में सेना तैनात करेगा। चीन बलोचों की सहमति के बगैर चीनी फौज अस्वीकार्य है, मीर यार बलोच ने बात कही है। और यही बात यहां संजय जी कह रहे हैं कि यहां पर असल में चाइना का
और ज्यादा इंटरफेरेंस होगा आने वाले दिनों में, और बलूचिस्तान इस बात को लेकर अपने को लेकर तो चिंतित है ही, भारत को लेकर भी आगाह कर रहा है कि यहां पर ये जो प्रेजेंस है ना तो बलूचों के हित में होगी और ना ही भारत के हित में होगी। लेकिन अब अगर ऐसा होने वाला है तो क्या 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 इसको लेकर भारत भी आगाह है और भारत क्या कर रहा है उस पर हम जाएंगे। लेकिन ये मेरे साथ जवाद साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलें। इस हिस्से में जो कुछ चल रहा है सर इंटरनेशनली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वाइल जवाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख लो आजकल का जो सारी दुनिया के मालूम हो गया बलूचिस्तान का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते जो साउथ एशिया में लोग रहने वाले के लोग हैं उनके खुद मालूम है इट इज ऑलरेडी द रिमेनेंस ऑफ द कॉलोनियल पावर टाइम में। जब तक पाकिस्तान पार्टीशन हो गया इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में, बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंट की वाली बिल्कुल उनकी कोई मतलब भी नहीं दिया था, कोई चॉइस नहीं दिया था, उनकी पाकिस्तान मतलब अनेक्स कर दिया था, उनके साथ में पाकिस्तान बन गया। इसलिए बलूचिस्तान रेजिस्टेंस होती शुरू से 1948 में, उसी से वक्त में वो तो युद्ध चल रहा था। लेकिन जो रिसेंटली जब तक पाकिस्तान सेपक चीनी के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद जब तक ये लोग कह रहे हैं हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं है, सब लोग वहां पर बलूची सफर कर रहा है और जो पाकिस्तानी सरकार लूट कर रहा है, तो हमारे लिए कोई फायदा भी नहीं, ना चीनी भी आते ना यूएस मतलब वो प्रोजेक्ट तो ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये भी है जो रेजिस्टेंस मांग रहे जो सेशनिस्ट मूवमेंट है उनके लिए लोकल सपोर्ट काफी है क्योंकि रिजेंटमेंट बहुत है। लोकल सपोर्ट बहुत है क्योंकि रेजिस्टेंट बहुत है, और इस हिसाब से अगर आप गिने तो ये आबादी होती है 6 करोड़ के आसपास बलूचिस्तान की, तो इसको सिर्फ 5 लाख ना गिना जाए। यहां तो ये भी कहा जा रहा है संजय जी की तरफ से आप इसको 5-6 करोड़ लोग गिनिए, क्योंकि हर कोई वहां यही महसूस करता है कि हमको तो यहां सताया गया है, पाकिस्तान ने हमारा ड्यू हमको कभी एक राज्य के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर जो मिलना चाहिए वो कभी दिया ही नहीं। पाकिस्तान से आजादी की तैयारी में बलूचिस्तान, बहुत जल्दी से ये पर्सपेक्टिव भी देखिए, पाकिस्तान से आजादी की तैयारी में बलूचिस्तान अपनी सेना बनाने के बारे में कह रहा है, लक्ष्य है स्वतंत्र बलूचिस्तान बनाना, कट्टरपंथ से लड़ाई इनका लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की अपील भी की जा रही है, यूनाइटेड नेशन से भी ये कहा जा रहा है कि हमको मान्यता दी जाए, क्योंकि हर दिन यहां ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। कौन सा ऐसा देश है जो अपने राज्य के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार करता है? लिहाजा हमको अब इनका राज्य ना गिना जाए, हमको स्वतंत्र देश गिना जाए। पाकिस्तान के लिए बहुत चुनौती है, क्षेत्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी हलचल का ये बायस है, ये विषय है। लेकिन अब जरा इसके दूसरे पक्ष पर भी गौर कीजिए। बलोच नेता ने इजराइल से मांगी मदद, इजराइल से बलूचिस्तान को समर्थन करने की अपील की। अफगानिस्तान से भी बलोच नेताओं की मांग, बलोच आंदोलन को समर्थन करने की अपील की गई। बलोच नेता मीर यार बलोच ने कहा कि हमको इजराइल सपोर्ट करे, हमको अफगानिस्तान भी सपोर्ट करे। अब सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति में यह कितना रियलिस्टिक है या ये कितनी पॉस्चरिंग है कि ये बलूचिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम रिपब्लिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमको रिकॉग्नाइज करो और हमको स्वतंत्र और भी मायनों में करने के लिए हमारा सपोर्ट करो। ये पॉस्चरिंग है या रियलिज्म के दायरे में ये बात की जा रही है कमोडोर साहब? देखिए, ये अभी तो पॉस्टरिंग ही है, क्योंकि रियलिज्म के दायरे में तो उनको अभी तक किसी ने भी मान्यता नहीं दी, जबकि ये मई में अनाउंसमेंट हो चुका था। अब अगर आप ताइवान को देखें तो ताइवान को भी मेजर किसी कंट्री ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, लेकिन फिर भी 12 देश हैं, चाहे वो ग्वाटेमाला है, तुवालू है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मान्यता दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि अगर अब भारत को क्या सोचना चाहिए, हमको इनको मान्यता देनी है, क्योंकि आखिर जो भी देखिए बलूचिस पे जो कहर बरसा रही है पाकिस्तान आर्मी, और दूसरी तरफ से अगर हम ये भी देखें तो पाकिस्तान आर्मी क्वेटा छोड़ दे, पासनी छोड़ दे, ग्वादर छोड़ दे, कोई भी रूरल एरिया के अंदर उसकी रेट नहीं चलती बलूचिस्तान में, चाहे खैबर पख्तूनवा में है। तो कहीं ना कहीं भारत को अब यह सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इसको मान्यता देनी चाहिए और क्या हमें इसकी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान के तरफ से बंद नहीं हो रहा। और अगर आतंकवाद वहां से, अभी आप देखिए 2 जैश के लोगों को पकड़ा जा रहा था, या फिर एक जो पाकिस्तान का हैंडलर है जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, वो पूंछ सेक्टर के अंदर उसके घर को जो उन्होंने खरीद के रखा हुआ है, हमने उसके ऊपर अब कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स रोज चल रहे हैं, और अब पूंछ और रजौरी पे वापस जैश ए मोहम्मद चाहता है कि हम अपनी आतंकी एक्टिविटीज को फिर से शुरू कर दें। वही जैश जिसने अपने जो बंकर्स हैं उनको खैबर पख्तूनवा में पीछे कर दिया। तो सर, ये जो पाकिस्तान नहीं रुक रहा, तो हम क्यों ना सपोर्ट करें बलूचिस्तान को, और जो कि चाहता भी है और जिन्होंने शुरू
अगर अपनी जमीन से आतंकवाद को प्रश्रय देना पाकिस्तान बंद नहीं कर रहा है, तो क्या भारत को भी ऐसे कदम अब उठाने चाहिए कि पाकिस्तान को यह समझ में आए कि ऐसा जब होता है तो कैसा लगता है? डॉक्टर इरशाद से इस बारे में बात करूंगा, लेकिन मीनवाइल मैं ये भी चाहूंगा कि गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम अगर प्लीज मुझे कनेक्ट कर सके किसी बलोच नेता से भी। मैं चाहता हूं जरा इरशाद साहब जो कह रहे हैं कि वहां सब कुछ ठीक है, वहां कोई गड़बड़ नहीं है, इसकी तस्दीक भी जरा हो सके। अगर कोई बलोच नेता मेरे साथ जुड़ सके तो प्लीज कनेक्ट कीजिए। अगली खबर देखिए, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला, विध्वंसक ड्रोन हमलों से पाकिस्तान सेना में कोहराम। खैबर घाटी में पेट्रोलिंग टीम पर ड्रोन अटैक, मिलिट्री कैंप में आर्मर्ड व्हीकल्स को टारगेट कर रही है बमबारी। तहरीके तालिबान ने जारी किया हमलों का वीडियो। अब ये जरा दूसरी तरफ का हिस्सा भी देख लीजिए। क्या यह भी संभव है कि ये जो अफगान मूवमेंट है, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मूवमेंट है और ये बलोच मूवमेंट, ये एक साथ जुड़ जाएं, या ये सिनर्जी में काम कर रहे होंगे ऑलरेडी? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? और दूसरी बात यह है कि जब बलूचिस्तान के रिसोर्सेज का सौदा, ये वैसे ही है जैसे खोसला के घोसला में हमने देखा था कि एक प्लॉट का कई सौदा हो जाता है, कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। उधर चाइना को सीपेक के लिए भी और इधर उधर रिसोर्सेज की लूट के लिए अमेरिका को भी बयाना दे दिया गया है। मैं ये समझना चाहता हूं संजय जी, यहां पर बाहर वाली कौन सी ताकत है जो एक्चुअली यहां पर इफेक्टिव है, चाइना या अमेरिका? देखिए, ये बात आप मान के चलिए, पहली बात तो जब हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और बलूचिस्तान से जब आप खैबर पख्तूनवा प्रोविंस की बात करते हैं, तो पूरा जो पख्तून वाली जो क्षेत्र है, जो पख्तून कम्युनिटी है, वो पख्तून और पश्तून बेसिकली वो नॉर्थ एंड साउथ का कॉन्टेक्स्ट में वो पूरा एक अपने आप को एंटिटी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब उसमें सवाल आता है कि ये पख्तून किसके द्वारा कंटिजेंट तैयार किया? तो पहला जो रोल है वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका ने निश्चित रूप से सोवियत के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुजाहिदीन और एक कंटिजेंट तैयार किया जो तालिबान का बना। लेकिन आप ये देखिए कि आज के दिन स्थिति परिवर्तन हो चुकी है। अब ये जो तालिबान है जो इन्होंने क्रिएट किया अपने आप में, अब वो पख्तून क्षेत्र को अब पाकिस्तान से आज़ाद कराने की बात करते हैं, वो ड्यूरेंट लाइन को डिफाई करते हैं। और वहाँ पर इनको आज के दिन चाहे रशिया और चाइना हो, वो एक्टिवली यहाँ पर अपना एक प्रेजेंस, क्योंकि वो भी चाइना भी चाहता है कि अफगानिस्तान में उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो, और जो अमेरिका के साथ डेफिसिट क्रिएट हुआ है तालिबान का, उसको फिलअप करे चाइना। तो ये कई तरीके से इंटरनेशनल एक्टर्स, मतलब बड़ी बात आप ये कह रहे हैं सर कि अगर मान लीजिए वहां के लोगों की जो तड़प है आजादी के लिए, वो तड़प मान लीजिए वैसे सिरे भी नहीं भी चढ़ती है, तो ये विदेशी शक्तियों का इन्फ्लुएंस वहां इतना हो जाने वाला है कि एक तरीके से पाकिस्तान को तो माइनस करके ही चलना चाहिए उन हिस्सों को, खास तौर से बलूचिस्तान को। क्या आप ये कह रहे हैं? ये भी हम समझेंगे। डॉक्टर प्रिया भी हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर प्रिया, थोड़ा मैं देख रहा हूं थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है आपका फ्रेम, अगर थोड़ा लिटअप हो सके किसी तरीके से, दर्शक आपको देख भी पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर इरशाद आपके पास आने वाला हूं, जरा यह खबर बता दूं, तहरीके तालिबान की जबरदस्त गोलीबारी, खैबर पख्तूनवा के कई इलाकों को दहलाया। 12 में टीटीपी और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग। आका खेल इलाके में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तबाह। और ये हर दिन की बात है, कई जगहों पर तो ऐसा है कि टीटीपी के लोगों ने ही चेक पोस्ट बना लिए हैं, अब वहां से आर्मी कॉन्वॉय या पुलिस के लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। और अब तो वहां पर यह ऐलान तक कर दिया गया है कि बेशक पठान हो, पश्तून हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की फौज की वर्दी में है तो हम उसे पठान नहीं मानेंगे और उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं होगी। डॉक्टर इरशाद, इस तरह के मामलों को भी आप डाउन प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपको आप एक इंडियन चैनल से बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी हेट ही हो जाएगी अगर आप उन गड़बड़ियों को गड़बड़ी के तौर पर तस्लीम करेंगे, इसलिए आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, छोटा बता रहे हैं। कोई बात ही नहीं है, हम जबरदस्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए, मैं चाहूंगा, जैसे मैं 20 मिनट बड़े खामोशी से आपको सुनता रहा, आपके मेहमानों को भी सुनता रहा इज्जत एहतराम के साथ। आपने अभी बात की कि मेरे फौज छुपती है, मेरी फौज शेरों की तरह दनदनाती फिरती है पूरी दुनिया में। ये मैं बता दूं आपको, चंद दहशतगर्दों से क्या मेरी फौज डर जाएगी? क्या चंद दहशतगर्द, थोड़े से दहशतगर्द मेरी आर्मी की छावनियों पे कब्जा कर लेंगे? ऐसी कैसी बातें करते हैं आप? देखिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें खुदारा। फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप अपने हिंदुस्तान की तरफ ख्याल कीजिए, उन लोगों की तरफ ख्याल कीजिए जो भूख से मर रहे हैं आपके मुल्क में, जो बगैर नौकरियों के मर रहे हैं, जो बेरोजगारी से मर रहे हैं। देखें, आप मेरे पाकिस्तान की चिंता में बार बार आपको कहता हूं, जैसा पाकिस्तान अजीम मुल्क बनकर के सामने आया, अभी आप कहते हैं चाइना अमेरिका हमारे मुल्क को ले रहा है, नहीं ले रहा है, हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। चाइना अमेरिका पूरी दुनिया के मुमालिक पाकिस्तान से मिलकर के एक मजबूत पाकिस्तान बनाने पे लगे हुए हैं। इस वक्त हम सब एक पेज पर हैं, सिर्फ अगर अकेला रह, अगली बार भीख कम मांग रहे हैं आप IMF से? बांग्लादेश ही देखें, आप अगली भीख कम मिल रही है आपको IMF से? जो
आप मेरी सुने पूरा। IMF से अगली भीख कब मिल रही है? बांग्लादेश, आपने इंडिया की बांग्लादेश चिंता को की है, थोड़ी सी चिंता हम भी आपकी कर लेते हैं। खाने पीने को लोग कटोरा लिए घूम रही है, देखिए आपका हाथ जैसे। हाँ बिल्कुल एक ऐसे। प्रश्न पूछ सकते हैं इनसे? एक देखिए कॉमोडोर बहल आपसे कुछ कह रहे हैं। अच्छा चलिए मैं चुप हो जाता हूं। कॉमोडोर बहल कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। कॉमोडोर बहल देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या आप गाजा में अपने फोर्स भेज रहे हैं, मिलिट्री फोर्स गाजा में भेज रहे हैं कि नहीं? दूसरा मेरा क्वेश्चन है, क्या 44% जो आप ही की पब्लिश फिगर्स हैं, लोग इस समय गरीबी की रेखा से नीचे है, यानी कि दो बार उनको भी रोटी नहीं मिल रही? तीसरी चीज, 144 बिलियन डॉलर का देंगे आप उनसे केवल एक पूछिए जी। टॉप 4 इकोनॉमी दुनिया की। इरशाद साहब आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट से बात करते हैं आप, और आप खुद इतने बड़े लीडर हैं। $4 ट्रिलियन नहीं, एक सेकंड। टॉप 5 इकोनॉमी इस दुनिया की बताइए जरा। आपको इंडिया की चिंता हो रही थी, टॉप 5 इकोनॉमी दुनिया की कौन सी है? अभी मेरी सुनिए जरा। अच्छा पाकिस्तान किस नंबर पे, ये बता दीजिए। मैं टॉप 5 क्या, मैं आप, अरे पाकिस्तान किस नंबर पे, ये बता दीजिए। आप मेरी बात सुन लें। अरे बोल लेते हैं पूरा। अरे चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जर्मनी, उसके बाद किसका नंबर आता है? मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान को पहले नंबर पे रख के मैं। अरे सर किसका? अच्छा पाकिस्तान का कहां नंबर आता है? आपको बहुत चिंता हो रही थी हिंदुस्तान में बेरोजगारी की। हिंदुस्तान तो आप अच्छा IMF से कितने बार आप लोन ले चुके हैं? अच्छा ये वाला जीके बढ़ा दीजिए हमारा। अगली बार लोन कब ले रहे हैं? 10 सवाल। एक पाकिस्तानी रुपया भारत के कितने रुपए के बराबर, ये बताइए। अच्छी तरह बोले। अरे आपको बड़ी चिंता हो रही थी ना। मैं थोड़ा सा आपका ये टेस्ट कर रहा था। ना आपने कहा खुदारा पॉजिटिव बातें कीजिए। ये कह रहे थे खुदारा पॉजिटिव बातें कीजिए। अगर मैं झूठा साबित, मैं पॉजिटिव बातें ही कर रहा हूं, लेकिन आप उजाले को अंधेरा कहते हैं तो मैं क्या करूं? अगर आप अंधेरे को उजाले का नाम देते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो पॉजिटिव बात करता हूं, वो नेगेटिव लगती है आपको, मैं क्या करूं? और आपको वहां दिखाई नहीं देता लोगों के क्या हाल हैं, उतरन पहनते हैं। पढ़िएगा जरा, गधों से इकोनॉमी चल रही है आपकी, आपको इंडिया की चिंता हो रही है। खैर आप रियल में वापस लौटे, तब तक ये खबर देख लीजिए। खैबर पख्तूनवा में आमने सामने की जंग, सेना और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों के बीच में एनकाउंटर। बन्नू कैंट के नजदीक रात भर फायरिंग हुई, रिहायशी इलाकों के बीच फायरिंग से दहशत। अब ये सुन लीजिए आप, हमारी सेना दंदनाती फिरती है, ये कहा अभी इरशाद साहब ने। इरशाद साहब को पाकिस्तान में रहना है तो मुनीर कहना है, ये बात भी उनकी मजबूरी समझ में आती है। लेकिन असलियत यह है कि उनके जो फील्ड मार्शल हैं वो बुलेट प्रूफ पहन के सोते हैं, उनको रात में भी डर लगता है कि सपने में कोई गोली ना चला दे उनके ऊपर। बंकर में छिप गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पता नहीं चल रहा था। शहबाज और मुनीर बंकर के भीतर थे। असलियत क्या है वो आपके सामने है, लेकिन इरशाद साहब या तो इसको देखना नहीं चाहते, या देखते तो हैं, जानते भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के भीतर अगर वो सच्चाई कह देंगे तो फिर वो PMLN के नेता नहीं रहेंगे, इमरान की तरह किसी काल कोठरी में भेज दिए जाएंगे। इसलिए अब जरा संजय जी आपसे जल्दी से टिप्पणी। देखिए दिनेश जी, दो बातें। ये IMF से जिस ग्राउंड पे लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो ग्राउंड ये बता दीजिए कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है, गरीबी है, पॉवर्टी है। ये अमेरिका से भीख मांगना कहते हैं। अमेरिका अपने जख्म दिखाकर हाथ फैलाने को ही तो भीख मांगना कहते हैं। अमेरिका से ये मिलिट्री असिस्टेंस लेते हैं। उसमें सबसे बड़ा कि हमारे यहाँ पर दहशतगर्दी है, हमारे यहाँ पे आतंकवाद है, हमको आतंकवाद से लड़ना है, तहरीके तालिबान से लड़ना है, तालिबान से लड़ना है। ये सारा प्रोग्राम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पे कोई चंद दहशतगर्दी है। पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी पे बैठा हुआ है, और ये सबसे बड़ा इनका एक्सक्यूज होता है कि हमको आप मिलिट्री असिस्टेंस दीजिए, हमको मदद कीजिए ताकि हम इस आतंकवाद से लड़ पाएं। और ये उसी मिलिट्री असिस्टेंट का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर वाइल जवाद, अभी आप दोनों तरफ की बातें सुन रहे हैं, इरशाद साहब की बातें भी सुन रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं आप, और दुनिया में जो चल रहा है वो आपके सामने है। कौन है जो रियलिटी के आसपास है और कौन है जिसका रियलिटी से वास्ता नहीं, जरा आप बताएंगे। देख लो रियलिटी तो है बिल्कुल, देख लो जो ऑन द ग्राउंड चल रहा था वही रियलिटी है। बाकी अगर आपका जो कहानी है और उनकी कहानी है, ये तो उनकी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन हमको जो वहां पर हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो रियलिटी है, जो वहां पर बिल्कुल उनकी लोग में कितना सफर हो रहा है, उसी के हिसाब करना। जैसे जो तहरीक तालिबान से बात करके या किसी के बलूची से बात करे या ईरान से बात कर रहे, लेकिन आप एक ही याद रखना, एक चीज भी याद रखना, देयर इज एलिफेंट इन द रूम एज वेल। जब तक जेन्युइन डेमोन्स्ट्रेशन है, किसी चीज के लिए जेन्युइन डिमांड है, अगर किसी के एक्सटर्नल फोर्सेस इंटरवीन करना चाहते, उसका मतलब ये दे वांटेड टू हाईजैक उसकी जो एक्चुअल डिमांड,
जैसे हमारे अरब स्प्रिंग हो गया, याद है आपकी 2011, सारे अरब मुल्क में पूरा डिमांड बहुत हो गया, एस्पिरेशन ऑफ द स्ट्रीट, डेमोक्रेसी, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जब तक हाईजैक किया था मुस्लिम ब्रदरहुड, तो हाईजैक किया था और पूरी डिमांड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी की। इसलिए हमको लेट अस एड्रेस द जेन्युइन डिमांड, और किसी सरकार भी है दे कैन नॉट ऑलवेज। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सर, आप जो कह रहे हैं कि हमको जेन्युइनली जो बातें कही जा रही हैं, और कभी भी अगर इतनी बड़ी कोई समस्या है और इतना बड़ा कोई इशू है कि जैसे किसी कमरे में कोई हाथी हो, एलिफेंट इन द रूम जिसको कहा जाता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या इरशाद साहब इस समय एलिफेंट इन द रूम और वो जानबूझकर एलिमेंट को, उसकी प्रेजेंस को तस्लीम नहीं कर रहे हैं? ये हमारे दर्शक फैसला करें। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के लिए एक चुनौती, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44%, जैसा कि अभी बता रहे थे कॉमोडोर साहब, 44% भूभाग है, बहुत बड़ा हिस्सा है। बलोचों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है और यह बताती है कि आने वाले दिनों में ये, बल्कि इससे भी ज्यादा आबादी जो आपको यहां नजर आ रही है। और पिछले 2 साल में 210 हमले यहां हुए हैं, आजादी की लड़ाई तेज हुई है, न जाने कितने सारे लोग ऐसे जो गुमशुदा हैं, न जाने कितने सारे लोग ऐसे जिनको मार दिया गया, और न जाने कितने सारे लोग, बल्कि पूरे लोग ऐसे जिनको ये लगता है कि उनके मादरे वतन में, उनके यहाँ की जमीन में जो उनकी मिट्टी असल में अपने बेटों के लिए रखती है, अपने औलादों के लिए, उसका सौदा किया जा रहा है, कभी चाइना के हाथों और कभी अमेरिका के हाथों। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे यही है बलोचों के लिए कि उनके उस हिस्से का, बलोचों की संस्कृति का, क्योंकि मीर यार बलोच ने जब ये लेटर लिखा है, उन्होंने हिंगलाज मां का भी जिक्र किया है। आप जानते हैं हिंगलाज भवानी ये एक शक्तिपीठ है जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में। उन्होंने हिंगलाज माता का भी जिक्र किया और वहां नानी मां के तौर पर हिंगलाज मां का जिक्र किया जाता है। वहां के बलोच जो हैं वो उतने ही प्यार और श्रद्धा के साथ हिंगलाज माता को मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह बात भाती नहीं है। जाहिर है कोई भी कनेक्शन, कोई भी पॉजिटिव कनेक्शन जो इंडिया के साथ होता है वो कभी भी पाकिस्तान को भाया नहीं है। इसलिए यहां पर ये इलाका जो है वो पराया होता चला गया पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए। अब ये खैबर पख्तूनवा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये तालिबान के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तालिबान का प्रभाव वाला इलाका 2023 और 25 में 400 से ज्यादा यहां पर घटनाएं हुई हैं। पश्तून पहचान आंदोलन तेज होता जा रहा है और पाकिस्तान सेना पर अविश्वास लोगों का बढ़ चुका है। आजादी की मांग लगातार यहां तेज होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ यह कहा जा रहा है कि वहां जहां एक जैसी संस्कृति है, एक जैसे पहनावे हैं, एक जैसी बोलचाल है, वो पठान इलाके जो हैं वो एक साथ होने चाहिए। उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला बंटवारा नहीं होना चाहिए। और वो ज्यादा रिलेट करते हैं अफगानिस्तान की संस्कृति के साथ, इसलिए उनके साथ उनको होना चाहिए। हम डूरंड लाइन नहीं मानते। अब ये जो चीजें हैं, और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, ये संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। और इसीलिए वाइल जवाद शायद ये कह रहे हैं कि ये उसी तरीके से है जैसे देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, लेकिन उसको शायद पहचाना नहीं जा रहा है। अब जरा मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। चाइना और ताइवान के बीच में भी इसी तरह की आजादी की तड़प, एक होता है आजाद होना, फिजिकल फॉर्म में आजाद होना, अलग झंडा होना, लेकिन कई बार वो तड़प जो होती है वो उसका उतना ही सिग्निफिकेंस होता है जैसा आप देखते हैं बलूचिस्तान के संदर्भ में, अफगानिस्तान से जुड़े हुए जो पाकिस्तान के हिस्से हैं उसके संदर्भ में। अब जरा चाइना ताइवान के बारे में देख लीजिए। ताइवान वैसे एक आजाद मुल्क है, लेकिन चाइना हमेशा ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, ये हमारा ही इलाका है और इसका यूनिफिकेशन आज नहीं तो कल होगा। चाइना ताइवान तनाव जो है वो फिर से चरम पर है। ताइवान ने चीन को खुली चुनौती दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का बयान, ताइवान की संप्रभुता बचाने की कसम खाता हूं और किसी भी तरीके से हमारे लोगों की और हमारे देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ये मैं अहद लेता हूं, ये मैं कसम लेता हूं। ये कहना है ताइवान के राष्ट्रपति का। और ये क्यों कहना पड़ा उनको? वो इसलिए कहना पड़ा कि 1 तारीख को शी जिनपिंग ने न्यू ईयर स्टेटमेंट में एक बात कही कि द यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद चाइना इज अनस्टॉपेबल। आज नहीं तो कल ये यूनिफिकेशन होकर रहेगा। और आप जानते हैं, हमारे दर्शक जो लगातार TV9 भारतवर्ष देखते रहे हैं वो जानते हैं ये बात कि चाइना ने अपना लक्ष्य बना रखा है 2027 तक पूरी तरह ताइवान पर हमले के लिए तैयार रहा जाए। ये शी जिनपिंग कह चुके हैं और इसे डेविडसन विंडो कहते हैं। 2027 तक पूरी तरीके से तैयार रहो ताइवान लेने के लिए, ये बात कही है शी जिनपिंग ने, डेविडसन विंडो। और 2049 जो कि चाइना 100 साल मनाएगा अपनी स्थापना के, उस समय तक ताइवान उसका हिस्सा होना चाहिए। ये डेडलाइन भी फिक्स की जा चुकी है। अब अगली खबर देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति पर ताइवान का हमला, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की तैयारी में जुटा ताइवान। नए साल के संबोधन में राष्ट्रपति का ऐलान, लोकतंत्र की सुरक्षा प्राथमिकता, कहा ताइवान के राष्ट्रपति ने। चीन के सैन्य अभ्यासों के बाद ये
ताइवान के राष्ट्रपति का बयान है, ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है, कहा ताइवान के राष्ट्रपति ने। आप जानते हैं 2 दिन की लाइव फायर ड्रिल की है चाइना ने ताइवान को घेरते हुए। न जाने कितनी रॉकेट्स, मिसाइल छोड़ी गई, वहां के तमाम बंदरगाहों को एक तरीके से ब्लॉक किया गया। अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है तो बाहर की कोई मदद ना आने पाई, इंश्योर करते हुए बंदरगाहों को ब्लॉक किया गया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई। ताइवान से टेंशन के बीच चीन का युद्ध अभ्यास जो हुआ वो भी देख लीजिए। चीन ने जस्टिस मिशन, इसे मिशन जस्टिस नाम दिया और दिसंबर के आखिर में 2025 की ड्रिल शुरू की। ताइवान स्ट्रेट में चीनी लड़ाकू विमान घुसे, ताइवान के एयरफोर्स हाई अलर्ट पर रही और यहां पर पूरी तरीके से ताइवान के द्वीप को घेर कर यह बताने की कोशिश की कि हमारी ताकत के सामने तुम नगण्य हो, तुच्छ हो। यहां क्या क्या हुआ? ताइवान के F-16 जेट ने चीनी जेट को लॉक किया, यह बताने की कोशिश की कि तुम हिमाकत करोगे तो हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे। चाइनीज जेट J-16 को ताइवान ने हवा में लॉक किया। हवा में F-16 J-16 का सीधा आमना सामना हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध के खतरे का एक बड़ा अखाड़ा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब डॉक्टर प्रिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रिया, ये जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये केवल ब्रिंकमैनशिप है, ये केवल ये दिखाना है ताइवान को कि हम यूनिफिकेशन को लेकर हमेशा गंभीर हैं। गंभीरता दिखाते रहने के अलावा इसका कोई और संदर्भ और कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसी तरीके से चाइना हर दिन भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाला बात करके जब वो लोग शायद इसके लिए इम्यून हो जाएंगे, किसी दिन हमला बोल देगा। प्रिया, डॉक्टर प्रिया, योर कमेंट प्लीज। दैट इज ट्रू। चाइना ये जो ड्रिल्स कर रही है ये करती आती है, और जब भी उस चाइना को प्रेसिडेंट लाई से कुछ गुस्सा होता है तो ड्रिल्स कर देते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स। एंड अभी नॉट ओनली फॉर ताइवान, ये वार्निंग है आई थिंक यूएस के लिए भी कि ताइवान को इतना सपोर्ट मत करो, ताइवान को इतने वेपन्स मत बेचो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक और वेपन सेल अप्रूव हो चुका है ताइवान के लिए। ये वार्निंग साइन है सबके लिए। ये अमेरिका के साथ आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा है ताइवान के लिए। लेकिन ये थ्रेट तो हमेशा से चाइना की बनी रही है। ताइवान क्या इस बार जो कह रहा है उसकी तैयारियों में कुछ अलग दिखाई देगा? आपको लग रहा है वो भी गंभीर है, इस थ्रेट का परसेप्शन और सीरियस हो गया है, या वैसा ही रहा है जैसा हमेशा से रहा है? ये अभी जो प्रेसिडेंट है ये चाहते हैं, ये सब यहाँ के सिटीजन्स को कह रहे हैं कि अगर चाइना ये सब ब्रिंकमैनशिप कर रहा है तो हमें भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस लोगों को बताना कि अगर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। ताइवान में दूसरी इमरजेंसीज भी होती है, अर्थक्वेक्स भी होती हैं, टाइफून भी होती हैं। इन जनरल इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कैसे हेल्प करना चाहिए, ये सब आजकल गवर्नमेंट बता रही है सबको। उन्होंने एक बुकलेट भी छापी है इस बारे में। तो लोगों में जैसे अवेयरनेस, अलर्टनेस होनी चाहिए। लेकिन आपने जब शुरू में अभी कहा था कि प्रेसिडेंट ने ये चैलेंज दिया है चाइना को, एक्चुअली उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना स्टेटमेंट या स्टैंड कभी नहीं चेंज किया है। ताइवान को अपना खुद का झंडा है। आपने शुरू में कहा था किसी देश को अपना खुद का झंडा है, ताइवान को खुद का झंडा है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद की करेंसी है, खुद का टेलीफोन कंट्री कोड है। तो उसको, ताइवान को जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना। ताइवान एक सॉवरेन नेशन है, यहाँ इलेक्शंस होते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोस्ट फ्रीएस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन आपकी तरफ से नहीं है, कंफ्यूजन चाइना की तरफ से तो हमेशा रहा है ना। चाइना की तरफ वो से यूनिफिकेशन की बात हमेशा करता है, वो अनस्टॉपेबल यूनिफिकेशन। अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहता हूं मैम, एक बात और आपसे जानना चाहता हूं। ये थ्रेट हमेशा से बना रहा ताइवान के ऊपर, लेकिन इस बार जब इसकी गंभीरता को कुछ ज्यादा देखा जा रहा है तो वो ड्रिल्स जो आप हमेशा से होती देखती आई हैं, जहां सिविल डिफेंस की भी ड्रिल्स होती हैं, उन ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई है, इंटेंसिटी और बढ़ा दी गई है क्या इधर? ड्रिल्स फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है। एक साल में ड्रिल होती है, एवरी ईयर ड्रिल होती है, लेकिन उसका स्केल बढ़ाया है। और उसमें पहले सिर्फ मिलिट्री वाले करते थे और पहले से पता होता था, स्क्रिप्ट पहले से पता होती थी क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा रियलिस्टिक स्टाइल में कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स को, ज्यादा पब्लिक को, प्राइवेट कंपनीज को, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुपरमार्केट का चेन है,
अगर कुछ इमरजेंसी हो तो वो सुपर मार्केट क्या रोल प्ले कर सकता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज, इमरजेंसी सप्लाईज, ये सब इस साल एक बात और समझना चाहता हूं मैम, वो तो चाइना की तरफ से लगातार डेडलाइन 2027 के तौर पर या 2049 के तौर पर दी जाती रही है। आपके अपने इंटेल ने भी कुछ अभी इसको लेके क्या कोई जानकारी जुटाई है कि एक्चुअली थ्रेट किस ईयर में आप लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है, ऑल दीज ईयर्स यू हैव टू बी कॉशियस एंड अलर्ट? वी हैव टू रिमेन इक्वली कॉशियस। यहाँ पर ताइवान में लाइफ इज एज नॉर्मल, सब कोई अपने स्कूल जाते हैं, वर्क काम पे जाते हैं, मकान खरीद रहे हैं, सबको लाइफ इज नॉर्मल हियर। डॉक्टर प्रिया ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमेशा से यहां पर इस बात को लेकर सतर्कता रही है, कोई भी, और इसी तरीके से देखिए जहां संसाधन उतने नहीं हैं वहां लोगों में जज्बा इतना ज्यादा है कि वहां के मॉल तक को किसी कंटिंजेंसी में कैसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना है, इसके लेकर ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन अब सवाल दूसरा है, ये चाइना की तरफ से जो किया जा रहा है, ये ताइवान के लिए एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेट है या ये अब इंटेंस थ्रेट हो गई क्योंकि 2027 की डेडलाइन करीब आ गई? ये जरा कॉमोडोर बहल आपसे भी जानना चाहता हूं मैं क्विकली। चाइना चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेटेजिक कोर्शन से ही अगर वो रीयूनिफिकेशन हो जाए और फोर्स का इस्तेमाल ना हो। लेकिन इनका जो 2022 का डॉक्ट्रीन है, जो कि व्हाइट पेपर है डिफेंस का, उस पर दो महत्वपूर्ण चेंजेस आए पिछले डॉक्ट्रीन से। सबसे पहला, यूज ऑफ फोर्स से इनकार नहीं किया जा सकता, और दूसरा और उससे भी महत्वपूर्ण कि रीयूनिफिकेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, पहले क्लियरली कहा गया था कि उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे ताइवान में, वो ड्रॉप कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक चिंताएं क्या ताइवान की और हमारी चिंताएं क्या एक जैसी चिंताएं? मैं क्यों कह रहा हूं वो जरा खबर देख लीजिए। डॉक्टर संजय आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, जयशंकर ने कहा अरुणाचल भारत का है और हमेशा रहेगा, चालबाजियों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। डॉक्टर जयशंकर ने बात कही, सुन लीजिए जरा। Arunachal Pradesh is and will always be part of India, and no this kind of tactics is not going to change anything on the ground. मैं एक बात जानना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर, और ये केवल देखिए अरुणाचल के संदर्भ में, ताइवान के संदर्भ में चिंता नहीं है। रूस तक को ये कह देते हैं व्लादिवोस्तोक के हिसाब से कि ये तो हमारा हिस्सा है। क्या कुछ जगहों पर अपनी स्टैंपिंग करते रहना, रीटरेट करते रहना, ये भी चाइना की स्ट्रेटजी का हिस्सा है क्या? आपसे। जी जी जी, देखिए ये चाइना का जो कहते हैं कि एक रिविजनिस्ट पॉलिसी और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, देखिए कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आप चाहे वो ताइवान का विषय ले लीजिए, ताइवान की अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पियन स्ट्रेटजी, वो जानता है चाइना कि आप मिलिट्रीली ऑक्यूपाइंग स्ट्रेटजी, वही स्कॉर्पियन स्ट्रेटजी। दूसरा जो भारत के साथ में ये बात मान के चलिए कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति चाइना करना चाहता है। स्ट्रेटजी जो डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, कि उनका मकसद है कि भारत में और भारत के पड़ोसी में अपना सामान बेचना, अपना मार्केट एक्सेस करना। उनको पता है मिलिट्रीली भारत के साथ, भारत वो 1962 का भारत नहीं है आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है। आज भारत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एयरफोर्स का पावर है, और दुनिया की लार्जेस्ट जो नेवल फोर्स है वो भारत ने क्रिएट की हुई है। आप देखिए जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मलक्का डायलेमा, कि आप अगर हमको हिमालय से थ्रेट करेंगे तो ये बात मान के चलिए कि चाइना का जो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है मलक्का के माध्यम से ब्लॉक हो जाएगा। 10 दिन भी चाइना सस्टेन नहीं कर सकता। मलक्का डायलेमा एक दिन फिर डिस्कस करेंगे। भारत ने पूरा कंटेनमेंट पॉलिसी अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और आज वो 1962 का स्थिति नहीं है, आज दूसरा भारत है। आज भारत बदला हुआ है, और ताइवान के संदर्भ में भी स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। ताइवान को छोटा सा द्वीप समझकर और भारत को 62 वाला हिंदुस्तान समझकर चलने की गलती चाइना भी नहीं करेगा। अगली खबर देखिए, ईरान में भी आजादी की मांग हुई तेज। आजादी वाली आज जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या जहां किसी एक्सपेंशनिस्ट से खतरा है और उससे खुद को आजाद बनाए रखने की चुनौती है, या फिर कहीं नागरिक इस बात के लिए उद्यत हैं कि जिस तरह की सरकार है वो तो दम घोंटू सरकार है, अब इससे अलग होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। ईरान में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं। खामेनेई सरकार के खिलाफ जेन जी का आंदोलन, नेपाल में जैसा आपने जेन जी आंदोलन देखा था, ईरान में उस तरीके से लगातार नए साल में यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता मांग रही है आजादी। ईरान के अजना में, ये असल में दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, शहर है ये ईरान का,
ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों का बवाल हुआ है। अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंका। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के जेनजी। ईरान के नहावंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 5 मुख्य चौराहे जाम किए। और अगली खबर यह कि जेनजी आंदोलन की आग में जल रहा है ईरान। अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। नहावंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नागरिकों पर सप्रेशन करेगा ईरान तो हम नागरिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और मैदान में आएंगे। मतलब यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ईरान के इस मामले में इंटरवीन करने से नहीं चूकेंगे अगर उन्होंने अपने नागरिकों को निशाना बनाया। इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है वो भी समझेंगे आगे अपने मेहमानों से। लेकिन देखिए, ईरान में हक के लिए आजादी की लड़ाई। कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर थोपे गए जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस का दबाव वहां इस तरीके से बना कि वहां पर लोग ये कहने लगे कि अब तो इससे आजादी चाहिए। ये कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस वहां पर लोगों को आए दिन ये बताने लगी कि ये करो ये नहीं करो। लोगों को लगा सांसों पर भी पहरे लग रहे हैं। महसा अमीनी केस आपको मालूम है, हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। महिलाओं के अधिकार सीमित, पहनावे पर पहरा, पढ़ाई, काम और यात्रा पर नियंत्रण। जेनजी इससे असंतुष्ट हुआ। युवा अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का गिरना। अब आप ये समझ लीजिए कि 42% से ज्यादा महंगाई दर वहां चल रही है और लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक पहरे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे टिप्पणी चाहूंगा संजय जी कि यहां ये बढ़ता चला जाएगा, वाकई अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, उसका फ्रीडम और पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। लेकिन तो आपके बयान से सर मैं आगे बढ़ाता। पहले 40 सेकंड एक्सीड हो चुका हूं और ये प्रोडक्शन। लेकिन ईरान इतना फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है ईरान की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से और जैसे नेपाल ईरान इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है और ये तो बीते दिनों हुए फेस ऑफ में भी दिखाई दे गया था। बहुत धन्यवाद आप सभी का।